हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्जाम बंधु चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्यारे वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब योद्धाओं, राजस्थान के ढाणी से लेकर महानगर में रह कर के तैयारी करने वाले इस फोर्थ ग्रेड की जो महत्वपूर्ण सेवा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो संचालित की जा रही है, इसके एग्ज़ाम के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इसको फुल एटीट्यूड के साथ में कीजिए। इस प्रकार से नहीं कीजिए कि मैंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, अपन एग्ज़ाम दे आएंगे, ये मुझे सेवा करनी नहीं है। ऐसा है कि हर सर्विस का अपना महत्व है और पूरी तमन्ना से उसे करना चाहिए। और जो गांव ढाणी गांव अपने ठेठ महानगर जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनको आवश्यकता है, और कई बार बच्चे भ्रमित भी हो जाते हैं कि इसमें तो इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं और मैं कैसे इसमें उत्तीर्ण कर पाऊंगा, सफल कैसे हो पाऊंगा, और इतना बड़ा सिलेबस है। ये सब एक यात्रा के आधार हैं, किसी भी जीवन की परीक्षा है। ये कोई ऐसा तत्कालिक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप पूर्ण मन से, समर्पण से, कठिन परिश्रम से, निरंतर रूप से और व्यवस्थित तरीके से अर्थात जो सिलेबस दिया है उस टॉपिक को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं व्यवस्थित, ईश्वर आपको निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। तो बी कॉन्फिडेंट। अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका हर समय स्मरण करते हुए पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी तैयारी जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि ये परीक्षा ही हमारे जीवन का सब कुछ है, और भी चांस आएंगे आपके जीवन में। आप अपना मेहनत है कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जो ठेठ देहात ढाणी और मरुस्थल से निकल करके आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा तक पहुंचा हूं। तो विभिन्न प्रकार के मैंने उतार चढ़ाव देखे। आपकी तरह मैं भी एक सामान्य विद्यार्थी के जो दिक्कतें हैं उनको फेस किया है, लेकिन हार नहीं मानी, अपने प्रयासों को निरंतर रखा। तो मैं ये आपसे भी ये आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकार से ईश्वर में आस्था रखते हुए, अपने कर्मों में विश्वास रखते हुए, विदाउट एनी परसेप्शन कि बहुत सारा कंपटीशन है, मेरे तो बड़ा नहीं है, एमए और आरएस की तैयारी करने वाले भी फोर्थ ग्रेड फॉर्म भरा हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं। आपके भाग्य में भी यदि आपके कर्म सच्चे हैं तो आपके भाग्य में भी है, पर्याप्त रूप से अवसर हैं, आप उसे लक्ष्य को है साध सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आरएस का कैंडिडेट ही वहाँ पे सफलता प्राप्त कर लेगा, और जो एक 10वीं कक्षा का छात्र है या 10वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाया है किन्हीं कारणों से और आज फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दे रहा है, वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है केवल। और आप प्यारे विद्यार्थियों, में एक आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आप पेपर देख लेना। पेपर कोई बहुत बड़े ज्ञान का नहीं होगा। अधीनस्थ बोर्ड जानता है कि हमें किस प्रकार के कैंडिडेट लेने हैं, हमें सेवा भावी लेने हैं, इसलिए इसके अंदर ज्ञान की बजाय मैं कहता हूं कि आपके पास में थोड़ा सा पेपर टैकल करने की और हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी विषय अनुसार जो टॉपिक दिए हुए उस अनुसार है जो ज्ञान है, अवश्य आप सफलता प्राप्त करेंगे। पेपर ढंग से करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में। और अभी भी समय है आपके पास में, जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं उनको अवश्य एक बार देखना। और इसके साथ में एक विशेष अपील है कि आप यूट्यूब चैनल पर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्नों की सीरीज आ रखी है और विभिन्न प्रकार के नए नए टॉपिक, उनके पीछे मत भागिएगा। अगर आपने, मैं यहाँ तक कहता हूँ, यदि आपने संविधान के, आज अपन टेस्ट सीरीज जो करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति की, पहला पार्ट हमने डिटेल में पढ़ा था, आज हम उसकी टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने वो पढ़ लिया है तो प्लीज इस सीरीज को ना देखें, ठीक है। अपना समय अमूल्य है और आपने जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप प्रश्नों के पीछे मत भागिएगा, टॉपिक की समझ रखिएगा। चाहे
हिंदी की बात है तो उसमें संधि, आपके प्रत्यय, पर्यायवाची जो भी है, मैंने उतना डिटेल में आपका सिलेबस नहीं देखा है। मैंने सिर्फ ये राजनीति के टॉपिक आपको कुछ में अपने मित्र एग्जाम बंधु आपके जो संचालक हैं इनके कहने पर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके लिए सच्चे दिल से है जो कुछ नंबर इंक्रीज करने में आपके योगदान दे सकूं। बिना ज़्यादा भाषण दिए अपन कक्षा शुरू करते हैं। आपके सामने भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के लक्षण और भारतीय संविधान के परिचय, भारतीय राजनीति की बेसिक बातें इस संबंध में हैं। आज मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। इससे पहले वाला पार्ट जो कि मेरा पहला आपका ऑनलाइन क्लास था, तो मैंने प्रयास किया है कि आपको एक समझ विकसित करने के प्रयास करूं, और उस आधार पे है मैंने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है अपनी इस टीम के माध्यम से, इसकी सहायता से। तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी बात की आपको कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी इस फोर्थ ग्रेड पेपर में, आपके स्किल की परीक्षा होगी। आप में समझ होनी चाहिए, व्यवहारिक समझ होगी तो आप पेपर आराम से अटेंड कर पाएंगे। आप पहले ही घबरा जाते हैं या प्रश्न को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अपने को प्रश्न की मर्म को समझना है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पूछा है उद्देश्य, ठीक है, और अपन पहले ही पूर्व धारणा बना लेते हैं कि इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, मार्ले मिंटो की निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी। हमने उद्देश्य को समझा ही नहीं और हम सीधे ऑप्शन पे चले गए जल्दबाजी के अंदर। तो बी कॉन्फिडेंट वाइल अटेंडिंग योर पेपर एंड देन अटेंड द सॉल्यूशन इन योर मार्कशीट। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये प्रश्न तो उद्देश्य के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको मार्ले मिंटो सुधार क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था प्रारूप समेत, और पारित कर दिया गया था। जो प्रस्तावना हमने पढ़ी थी ना, उस समय वो तिथि थी, लास्ट के अंदर 3 शब्द थे, आत्म अर्पित, सबसे पहला शब्द था अंगीकृत, फिर अधिनियमित, फिर लास्ट में आत्म अर्पित। वो किस तिथि को हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपको इससे पहले जो हमारा भारत का संविधान बना, उससे पहले अंग्रेज सरकार ने कई एक्ट लाई थी। भारत सरकार, ये ब्रिटिश सरकार जो है, संविधान सुधारों की धीरे धीरे हमारे को ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी मिली है। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे सीधा हमें या 1949 के अंदर या कैबिनेट मिशन के माध्यम से सीधा संविधान बनाने के लिए नहीं ऑथराइज किया था। उससे पहले कई सुधार आए। उदाहरण के लिए सबसे पहले संविधान सुधार के संबंध में आपका 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम, वो संविधान में एक संविधान का पार्ट था। संविधान सुधारों की कड़ी में एक पहला महत्वपूर्ण प्रयास था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। वो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे संलग्न कर दी है, और अलग से भी उसकी एक शॉर्ट आपके बनाएंगे, वो काम आपकी आएगी। ज़्यादा उसको याद रखना नहीं है आपको। एक संविधान बनने से पहले की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यात्रा है हमारे संविधान बनने के पहले की, उसका एक ये प्रश्न है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर आया था 1784 के अंदर इसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। फिर 1813 के अंदर एक और अधिनियम आया, फिर 1833 में आया, फिर 1854 के अंदर आया, वुड डिस्पेच कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। और फिर 1858 के अंदर भारत परिषद अधिनियम आया, अर्थात 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद में एक एक्ट आया जिसके अंदर जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल भारत के, उसके पद का नाम कर दिया वायसराय। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, इस प्रकार से। तो ये संवैधानिक सुधार, इनके अंदर कई प्रावधान किए गए थे कि भारतीयों को उसमें है जो बजट पर अपना आर्ग्यूमेंट देने की, तर्क करने की या प्रस्ताव रखने की उनको अनुमति दी गई। इस प्रकार के कई प्रावधान किए गए, है ना। तो उसके बाद में फिर आपका महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों की कड़ी में 1909, 1919 और 1935, ये 3 एक्ट ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। और हमारे संविधान के जो स्रोत हमने पढ़े थे,
जैसे अमेरिका से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, या जापान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका, इन लिस्टों को आप थोड़ा थोड़ा याद करना प्लीज, सीधा सीधा प्रश्न आएगा और आप एक समय में नहीं याद करेंगे। 2 सेकंड के लिए जैसे उस लिस्ट को देखो आप, जो हमारे एग्जाम बंधु चैनल पर अलग अलग शॉर्ट में जो लिस्टें दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको 5-5 मिनट उनका ऑब्जर्व कीजिएगा बार बार, घंटे 2 घंटे बाद में आराम से, उसको प्रेशर में नहीं लेना है, हल्के से। जैसे अंतरिम जो हमारा जो संसदीय मंत्रिमंडल की जो सदस्य थे उसकी लिस्ट दे रखी है। इसी प्रकार से 1935 के या स्रोतों के, महिलाएं तो भारतीय संविधान में थी, या राजस्थान से जो संविधान के अंदर सदस्य या संविधान सभा में सदस्य थे, उनकी लिस्ट दे रखी है। आप प्लीज वहां से है ना सीधा सीधा प्रश्न आएगा, ज्यादा इधर उधर आप है ना इस समय में, जो क्योंकि आपके एग्जाम का ये अंतिम पड़ाव है और आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नई नई चीजें नहीं पढ़े और अपना टाइम है जो जाया नहीं हो, व्यवस्थित तरीके से करेंगे, आराम से आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप क्लियर कर पाएंगे। आई एश्योर यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड हेल्प यू श्योरली इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क। तो 1935 भी एक बहुत बड़ा स्रोत रहा। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे यूएसए से और ब्रिटेन से हमने कुछ चीजें अपनाई हमारे संविधान में, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे बहुत 2/3 हिस्सा है वो यहां से लिया गया, बाकी वाली 1/3 चीजें हैं वो यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इनसे लिए गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये संवैधानिक सुधारों की ये पक्ष है। तो उसमें से एक था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये था मार्ले मिंटो, आपका 1909 के अंदर आया था जो एक्ट आया था। मार्ले कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था, सचिव पद पर था, भारत का सचिव, और मिंटो था वो वायसराय। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछा है, हालांकि आपके ये नहीं आना चाहिए ऐसा, क्योंकि डीप भी प्रश्न है, तो फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। 1909 के अधिनियम आए, ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहते हैं? 1919 वाले अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो मार्ले था आपका सचिव, मिंटो था वायसराय, थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं प्रश्न की मूल भाषा पर। तो मैंने ये जो आपको कहानी बताई पहले, जो ये आपके समझ को डेवलप करेगी, हमें टॉपिक को समझना है, हमें रटना नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है कि उस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रश्न आ गए, ये दे दिए, नहीं। यदि आपको टॉपिक समझ में है तो प्रश्न कैसा भी आए, क्योंकि यहां से आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ ये प्रश्न है ना, इसी में से 2-4 प्रश्न और बन जाएंगे। लेकिन आपने को यहाँ से अगर समझ हो रखी है तो बस बार बार जगह जगह भटकने की, हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, क्या थे? तो इसमें से सबसे पहले इसका उद्देश्य मूल रूप से अंग्रेजों की भावना का तो यही था कि भारतीयों के अंदर फूट डाली जाए, सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर। इस आधार पर कहा कि भाई मुस्लिम है जो उनको अलग सीटें होगी और उनका प्रतिनिधित्व अलग होगा, और ये हिंदुओं का अलग होगा। इस प्रकार से कांग्रेस को एक हिंदुओं की संस्था कहा गया। तो ये सब इसका उद्देश्य था, और ये मुख्य रूप से मार्ले मिंटो सुधार जो प्रावधान थे उसमें विशेषताएं थी ना, वही हमारे भारत विभाजन का कारण बनी 1947 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया कि हम मुस्लिमों की सीटें अलग निर्धारित करेंगे एज ए रिजर्वेशन के रूप में, धर्म के आधार पर हमें बांट दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत? जो हमने अभी अधिनियम की मैंने एक आपको शॉर्ट में लिस्ट बताई, आपको सन याद नहीं करने, ओनली आपको परिचय के रूप में। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत है भारत परिषद बनी? ठीक है, तो आपका ये भारत परिषद जो है 1858 के अंदर, मैंने अभी बताया था कि 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद में जो ब्रिटिश संसद के अंदर बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, वहां पे भी हमारी संसद में जिस प्रकार से दल हैं अलग अलग, एक दूसरे का दल का विरोध करेंगे, और होना भी चाहिए, किसी भी सत्ता के विरोध में उसका विपक्ष का होना, मजबूत होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो वहां पे संसद में है, वहां मुद्दा उठा कि भैया भारतीयों के साथ में आप अन्याय कर रहे हो, इसलिए आपको ये क्रांति झेलनी पड़ी है और अब कुछ सुधार कीजिएगा। तो कहा गया
कि अब है जो कंपनी का शासन अब समाप्त हो जाएगा। और कंपनी का पहले कंपनी शासन करती थी हमारे ऊपर 1857 तक, उसके बाद में एक परिषद बनाई गई, उसके माध्यम से यहाँ पर है जो वायसराय पद जो आया वो सीधा ब्रिटिश महारानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन उत्तरदायी होता था, और उसमें संसद या एक सचिव जो होता था वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये दो पद आए थे, जैसे अभी हमने बात करी थी ना, मार्ले और मिंटो, एक सचिव था और एक वायसराय। तो सचिव, पहले वाला शब्द हमेशा ध्यान रखना है कि पहले वाला शब्द सचिव है, बाद में वायसराय। तो इस प्रकार से परिषद की स्थापना कब हुई? एक्ट के माध्यम से। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किस अधिनियम, आप प्यारे विद्यार्थियों जब भी पेपर अटेंड करेंगे पूरे प्रश्न के महत्वपूर्ण जो भाग है उनको अंडरलाइन करेंगे, और विशेष रूप से लास्ट के शब्दों को, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इन बातों को आप विशेष ध्यान रखना। कई बार हम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है और अपन है मान लेते हैं और गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको है ना पहले प्रथम दृष्टया ही अगर पहला उत्तर ही मिल जाए तो आप जल्दबाजी नहीं करें, मिल गया कि हाँ ठीक है है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के, क्योंकि हम लोग सामान्य प्रश्नों को गलत करने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा ज्ञान होगा तभी आपको पेपर भी अटेंड करना बराबर 50% योगदान करता है आपकी सफलता में। नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट अगर आप में स्किल नहीं है, पेपर अटेंड करना नहीं आता, ओमार शीट भरने में गलती कर देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत हमें पीछे रख देती है। एक दो प्रश्न से भी हम पीछे हो जाते हैं। यद्यपि मैं एग्जाम की क्या रणनीति, एग्जाम के दिन क्या आपको करने हैं, वो चीज़ें भी मैं एक बार आपको 5 मिनट का आपकी वीडियो रखूँगा, उसमें से आपको कुछ चीज़ें हेल्प कर सकती है। हालांकि खूब इस प्रकार की बातें आपको ध्यान है, आप खुद सब मैच्योर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको 5 मिनट का ज़्यादा आपको समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें पेपर अटेंड करने के समय में बताऊंगा। चलते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता किस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई? ये प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है, प्लीज प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है। आगे चलते हैं, आंसर आप देख सकते हैं। इसके ये जो लिस्ट बनाई उसमें से मैंने इनको फिल्टर किया कि कौन सा प्रश्न ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो अंडरलाइन किए, जो नहीं किए उनसे वो प्रश्न नहीं आने चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डीप प्रश्न कोई भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी 3 नंबर का जो प्रश्न था वो आपके लेवल का है, क्योंकि ऐसी चीजें तो खूब सारी पड़ी है, कहाँ पढ़ोगे आप। पेपर सेटर आपके लेवल को देखते हुए पेपर बनाएगा। 4th ग्रेड का पेपर है तो 4th ग्रेड के हिसाब से बनाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस और आरएस के समान प्रकार के पैटर्न का आपके पेपर बना देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और किस अधिनियम को भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने का आधार माना जाता है? किस एक्ट को विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की? अभी पहला प्रश्न ये आया था प्यारे विद्यार्थी, उस समय मैंने कहा था कि जो मार्ले मिंटो अधिनियम था जिसके अंदर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, और पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई वो धर्म के आधार पे थी, और उसकी वजह से हमारा 1947 के अंदर विभाजन हुआ, यानी कि फूट डालने का काम किया गया। तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि किसने, बैकग्राउंड किसने तैयार किया? पृष्ठभूमि के मतलब है बैकग्राउंड, किसने तैयार किया? 1909, ठीक है, ये आपका आंसर। चलते हैं, 1919 के अधिनियम, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, संख्याएं वगैरह इस प्रकार के डाटा मत नहीं याद करना है अपने को, हर तिथि को याद नहीं करना है, ठीक है, समझ विकसित कीजिए प्लीज टॉपिक वाइज। ये भी कोई इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। दास्ता का चार्टर किसने कहा? कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना आप जरूर। कार्यकाल कितना निर्धारित किया? ये कोई प्रश्न विशेष नहीं है, आ सकता है आने को, तो ये देखो कोई भी प्रश्न आ सकता है पेपर में, लेकिन बहुत कम संभावना है। इस प्रकार से आप अगर करोगे तो कर नहीं पाओगे, एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको। अब भारत शासन अधिनियम 35 कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि विशेषताएं हैं, लेकिन इस विशेषता में कुछ फैक्ट बहुत ही डीप है, आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल बेसिक 1935 के अधिनियम के अंदर 20 विशेषताएं यदि है ना, उनमें से 5 विशेषताएं ही आपके इंपोर्टेंट है, आपको समझ लायक, आपसे अपेक्षित है। 1919 के अधिनियम के अंदर निम्न कौन सा तथ्य सही है? अर्थात
1919 का अधिनियम देखना, 1909 आपका था मार्ले मिंटो। क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार। 1919 जो है इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, वो विशेषताएं आपको यहां बतानी है। तो देखिए, एक मैं शॉर्ट में विचार कर रहा हूं कि आपको एक टेलीग्राम पे भेजूंगा। 1919 और 1935 हमने पहले चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर विशेषता मैं तुलनात्मक रूप से आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ पाओगे कि कौन सा प्रावधान 1935 में है, कौन सा 1919 में है। ठीक है, क्योंकि ये पास पास में बने थे, तो इस संबंध में तो कौन सा तथ्य सही है, या ऐसा आ सकता था कौन सा सही नहीं है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और जब भी प्रश्न आप पेपर के अंदर अटेंड करते हो, राइट का निशान जब अगर ओएमआर शीट में आप भर देते हो, उसके बाद में आपने कर दिया तो राइट का निशान, ताकि दोबारा आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार कौन सा मैंने कर दिया कौन सा नहीं किया। ये न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, या जो अभी आपके एग्जाम का ज़्यादा आपने कंपटीशन के एग्जाम नहीं दिए, आपने 10वीं 12वीं अभी हाल ही में करी है और आप है जो भाग्य आजमाना चाहते हैं, यद्यपि हो सकता है कि आपकी एस्पायरेशन बहुत हाई हो, आप अच्छे से एग्जाम देने चाहते हैं, लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होते हैं, राजस्थान के जो मरुस्थल के लोग या राजस्थान के किसी भी किनारे के लोग हैं, वो शांत स्वभाव के हैं और मेहनती होते हैं, चाहते हैं कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, बैकग्राउंड हमारा सही हो जाएगा, हम आगे तैयारी करेंगे, तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास में यदि अनुभव की कमी होती है तो आप कई बार है प्रश्न आते हुए भी आपने प्रश्न अटेंड कर लिया, लेकिन यहाँ पेपर में है जो निशान नहीं लगाया, तो वापस कंफ्यूज, यही मैंने किया कि नहीं किया, अरे मैंने ओएमआर शीट गलत भर दी। तो सिस्टमेटिक ओएमआर शीट को भरना है, इन चीज़ों को आपको नोट रखना है। क्या क्या गलतियां होती है अक्सर, उसका मैं अलग से एक 5 मिनट का वीडियो आपको दूंगा एग्जाम के टाइम में, 2-3 दिन पहले। 1919 के अधिनियम के कौन सा तथ्य सही है, तो देखिएगा, इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था। द्वैध शासन है ना, क्या द्वैध शासन होता है बताएंगे अभी। तो द्वैध शासन का प्रावधान था क्या इसमें, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। केंद्र में 2 सदन व्यवस्थापिका का प्रावधान था, 2 सदन है ना, द्विसदनीय मतलब 2 सदन होते थे, जैसे अपने वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है ना, इसी प्रकार से। तो ये थे कि नहीं थे, उपयुक्त सभी थे, तो इस प्रकार से ये विशेषताएं हैं 1919 के अधिनियम। तो इसका उत्तर तो आपके होगा द कि सभी प्रावधान थे। लेकिन अब आपको ये 2 चीजें आपको बताने बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या था प्यारे विद्यार्थियों, कि 1919 के अंदर जो एक प्रावधान आया कि गवर्नर 1919 का जो अधिनियम आया ना, उसका नाम क्या, वो तो आपको पता है, याद रखना ही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू थे सचिव और चेम्सफोर्ड थे आपके वायसराय। ठीक है, तो इस अधिनियम में द्वैध शासन का क्या मतलब था, 2 प्रकार का शासन, अर्थात जो गवर्नर होता था वह उसकी परिषद है ना, उसके पास में कुछ तो विषय है ना, जो जिस प्रकार से रक्षा है, विदेश मामले हैं या कर है, इस प्रकार की कुछ चीजें वो तो आरक्षित कर दी गई थी कि इनका शासन है, केवल है गवर्नर ही करेंगे, इसके ऊपर कानून बनाना है तो गवर्नर और उसकी परिषद बनाएंगी। ठीक है, और कुछ थे हस्तांतरित विषय, ये तो आरक्षित विषय, रिजर्व और हस्तांतरित ये थे। तो हस्तांतरित विषयों में क्या था, जो कार्यकारिणी थी, अर्थात जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार जो है ना, इस चीज को अपन ये मान सकते हैं कि एक तो राष्ट्रपति का पास में भी कुछ विषय होते हैं, कुछ है जो सरकार के पास में होते हैं, कार्यकारिणी के पास में, तो उसी प्रकार से तो हस्तांतरित विषय जो थे वो ये मंत्री थे जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, मंत्री होते थे, उनको ये विषय दिए गए थे। तो 2 प्रकार के विषय हो गए, इसलिए द्वैध शासन कहा गया। तो अपने को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है, आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया था किस अधिनियम को, 1919 को। ठीक है, और ये जो मंत्री होते थे ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, विधायिका के प्रति, विधायिका है ना, उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। ये गवर्नर और ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हुए, वो आजाद थे, वो कुछ भी ऐसे बना, इन्होंने कोई गलत कानून बना दिया था, हो सकता था उनको जो
अपने उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता था। तो विधायिका के, विधायिका से मतलब है आज की तारीख में हमारी जो संसद है वैसा ही विधायिका होती थी। इसी में से जो है कुछ कुछ सदस्यों को है मंत्री बना दिया जाता था। ठीक है, यदि ये सही काम नहीं करेंगे उनको निकाल के दूसरों को बना देंगे। इस प्रकार का उत्तरदायी ठहराया गया। तो 1919 के अधिनियम में एक शब्द और आएगा कि यह एक उत्तरदायी शासन के संबंध में था। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की पहली बार बात की गई थी 1919 के अधिनियम में। और द्वैध शासन था, दो सदन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको 1919 के अधिनियम में याद रखनी है। चलते हैं आगे। किस अधिनियम? दोहरे शासन की व्यवस्था। दोहरा शासन, वही दोहरा शासन वापस आ गया, रिपीट हुआ है। द्वैध शासन, दोहरा शासन। तो यहां ज्ञान की बात नहीं है, समझ की बात है। तो आपको यह समझना है कि दोहरे शासन से क्या मतलब, आरक्षित और हस्तांतरित। और वो प्रावधान एकमात्र अधिनियम में था 1919। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मार्ले मिंटो के अधिनियम को कहते हैं 1909 वाले को। ठीक है, और जो सांप्रदायिक आधार किसने तैयार किया था? 1909 वाले ने। हालांकि सांप्रदायिक जो पहले तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन कर दिया था चुनाव के लिए सीटों का, 1919 के अंदर उसका विस्तार कर दिया गया। ठीक है, उसमें विस्तार क्या हुआ? एंग्लो इंडियन जो थे उनके लिए अलग रिजर्व कर दिया गया, ईसाइयों के लिए अलग कर दिया गया, सिखों के लिए अलग कर दिया गया, महिलाओं के लिए अलग प्रावधान कर दिया गया। किसमें? 1919 में। ज्यादा डीप आपको नहीं जाना, ओनली परिचय के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। तो दोहरे शासन का, तो मैं इसका आंसर नहीं बताने जा रहा हूं। दोहरा शासन का स्थापना इसमें ही हुई थी। प्रारूप समिति, हमने कल जो डिटेल क्लास ली थी उसके अंदर प्रारूप समिति की बातें हुई थी। कितने सदस्य थे टोटल? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में हुई थी प्रारूप समिति। गठन कब हुआ था बताइएगा, मैसेज में लिखना। आप देखूंगा या आपको टैली करना है, वापस रिवाइज करना है, तो वहां देखिएगा कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसके अंदर 7 सदस्य थे और मैंने उन 7 सदस्यों को याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि उसके अंदर तो 4 तो कृष्ण के पर्यायवाची थे। 2 कृष्ण, एक गोपाल, एक माधव राव। 4 हो गए नाम। 5वां नाम अम्बेडकर साहब खुद थे, 5 हो गए। एक अल्पसंख्यक बंधु थे, मोहम्मद सादुल्ला, 6। और 7वां बंधु के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। बहुत ही हमारे संविधान के प्रमुख व्यक्तित्वों में आते हैं के.एम. मुंशी, तो उनको अपन भूल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से 7 सदस्य थे। नाम जनरली प्रारूप समिति के पूछ भी सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था वो आपको बताना है। कल हमने तिथियां, कुछ इंपॉर्टेंट तिथियों का आपको मैंने बताया था। एक तो बताया था संविधान उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, पारित कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, फिर आपको कहा गया कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। और फिर अंत में एक तो हो गया प्रारूप समिति का, संविधान सभा का। और लास्ट में मैंने कुछ स्थितियां बताई थी कि भाई राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को और राष्ट्रपति पद को कब इनके लिए मान्यता प्रदान की गई, और फिर राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई। ये तिथियां इंपॉर्टेंट है, आप वहां से रिवीजन करना, मैंने आपको हिंट कर दिया है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था, अब आप बता सकते हैं। इसका नहीं करना है, इस प्रकार का लेंथी प्रश्न नहीं आएगा। आप कहीं पे भी अपना टाइम अभी लास्ट समय इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं खपाएं। किसी भी प्रकार की पीडीएफ पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के लंबे प्रश्न कोई रेयर आएंगे। ठीक है, और यदि बाई चांस आ भी जाते हैं तो उनके अंदर फैक्ट बहुत इजी होंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न मैंने पढ़ा था, हार्ड है। ये भी हार्ड है। तो आपको विवेक होना चाहिए कि हम प्रश्नों के पीछे, ये देखो ये आपके सामने उदाहरण है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एक सच्चे यूट्यूब चैनल से या सच्चे गाइड से यही आपको मार्गदर्शन मिलता है। कंटेंट हर किताब में पढ़ा है, यूट्यूब के हर चैनल में पढ़ा है। सुमेलित करने वाले प्रश्न आपके आने की संभावना है। तो सुमेलित में वो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं या व्यक्ति
व्यक्तियों के सामने उन्होंने क्या काम किया, ये इस प्रकार के, या कोई समितियां जो हमने पढ़ी थी, है ना, या फिर राजस्थान से जो 12 सदस्य थे और उनके सामने जिले दिए होंगे। ठीक है, आप चाहोगे तो शॉर्ट में 5 या 2 मिनट का मैं वो बनाने का विचार कर रहा हूँ। हमारे पास में समय का अभाव है, आपके पास में भी और मेरे पास में भी। फिर भी मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो कई देहात के दूरस्थ और सामान्य परिवारों के विद्यार्थी है, विभिन्न प्रकार की महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उनके जीवन के अंदर अपन कुछ योगदान दे सकें, ये मेरी यहाँ पे आपको सेवा देने का मेरा परम उद्देश्य है। सम्मिलित करने वाली बातों में द्वैध शासन की बात हमने करी प्यारे विद्यार्थियों। अभी द्वैध शासन समझाया, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के आधार पर जो शासन बनता है वो द्वैध शासन। द्वैध मतलब दो या दोहरा, ठीक है। तो द्वैध शासन कब आया, संघीय शासन कब आया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन किसको कहा गया, अभी बात करिए अपन ने। कंपनी के शासन की समाप्ति कब हुई, ये भी बात करिए अभी अपन ने, ठीक है। तो द्वैध शासन आया था मार्ले मिंटो अधिनियम में। संघीय शासन पहली बार बता रहा हूं 1935 के अंदर आया। कौन से अधिनियम में, अधिनियम 1935 में, ठीक है। अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का 2/3 भाग है स्रोत के रूप में, ध्यान रखना है, इन चीजों को याद रखना है अपने को, ये बेसिक बात है, ये समझ है। सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 का जो, ये भी सांप्रदायिक निर्वाचन का भाग था, इसी ने तो हमारे विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की। कंपनी के शासन कब समाप्त हुआ, अभी बताया आपको, 1857 में क्रांति हुई और कंपनी वहां ब्रिटिश संसद के अंदर विवाद चला पक्ष और विपक्ष के बीच में। विभिन्न प्रकार की पार्टियां थी, जैसे वहां पे एक प्रकार की पार्टी थी, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां उस पार्टी ने विरोध किया, जो सत्तासीन पार्टी थी, कि भाई आप वहां पे अन्याय कहर बरपा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा और यहाँ पे ब्रिटिश संसद के अधीन आप शासन चला सकते हैं। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, अधिनियम आया 1858 और उसके अंदर कहा गया कि अब कंपनी नहीं, एक परिषद काम करेगी, भारत परिषद काम करेगी। अभी पहले प्रश्न आ गया है, ठीक है, तो आप अब मैच कर सकते हो, ठीक है। प्रांतीय द्वैध शासन सही है, संघीय शासन सही है, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 सही है, और कंपनी के शासन की समाप्ति सही है। सभी 1 2 3 4 आ जाएगा। किस भारत सरकार के अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई, देखिए स्वायत्तता की बात, स्वायत्ता। तो स्वायत्ता से मतलब आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कहा गया कि प्रांतों के अंदर अब जो वहां पे स्थानीय सरकार होगी वो गवर्नर जनरल के अधीन नहीं होगी, सीधा अब वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगी, वो अपना कानून बना सकती है। वर्तमान में जैसे राज्य सरकार बनाती है कानून कुछ मामलों में, अपने विषय में, प्रांतीय विषयों में, और ये विषयों का विभाजन अपन ने कल पढ़ा है, कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, सम्मति सूची, राज्य सूची, यदि हुए ना। इसी प्रकार से अंग्रेज सरकार के द्वारा भी प्रांतों को स्वायत्ता दी गई कि आप अपने लेवल पर कानून बना सकते हो, इसको कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। तो ये किस अधिनियम की विशेषता थी, तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों 1935 के अधिनियम की। किस अधिनियम की, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता। एक ऐसा कैसा शब्द आएगा, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, प्रांतीय स्वायत्ता 1935, ठीक है। और आगे और एक प्रश्न आएगा कि 1935 के अंदर द्वैध शासन जो था वो केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। 1919 में जो द्वैध शासन लागू था प्रांतों में, उसको आगे जाकर के 1935 में समाप्त किया, वहां से प्रांतों को फ्री कर दिया कि आप अपना कानून बनाइए, कोई आपको गवर्नर जनरल के प्रति ज्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। और वो द्वैध शासन की व्यवस्था जो 1919 में थी उसको 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया। तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अंदर दी गई। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम, इसको मैंने मार्क नहीं किया है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर। भारत शासन अधिनियम के महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर
इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी गवर्नर जनरल को दी गई है। आपात की घोषणा कर सकता था, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे फैक्ट नहीं आते हैं। ये भी बहुत लंबा प्रश्न है, कंफ्यूजिंग है, आपके पास में अभी इतना समय नहीं है, अभ्यास कर सकते हैं आप पीडीएफ से। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्राप्त हुई? अध्यादेश जारी, देखिए बच्चों, अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश अभी भी चर्चा में अखबार वगैरह में थोड़ा आप है ना, आरपीसी भी कहती है, अधिनियम बोर्ड भी कहता है कि बच्चों को शॉर्ट गाइडों के पीछे भागने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। हो सकता है उनकी सॉर्ट आउट करने की कोई कोचिंग की आपको मिलती है, वो अलग बात है। बाकी मूल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, ताकि एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं, वहां से हमारी समझ विकसित होती है। तो अब जैसे प्रश्न अगर जानते हुए भी हमें अध्यादेश होता क्या ये भी नहीं पता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो अध्यादेश एक प्रकार का वह एक कानून का रूप है, एक स्वरूप है कानून का। तो वो कब लाया जाता है? जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, राज्यों में राज्यपाल ला सकते हैं। कब लाया जाता है? जब कोई विधानसभा का या संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। सत्र क्यों? अध्यादेश का उद्देश्य होता है कोई इमरजेंसी में किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई और अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है, अधिवेशन नहीं बोला, जैसे अपन कहते हैं ना विधानसभा चल रही है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। अभी वो लोकसभा में है जो अभी मानसून का सत्रकाल, शीतकाल, इस प्रकार के सत्र चलते हैं कानून बनाने के लिए, फिर वोटिंग होती है, आपको ध्यान, ये सिंपल बातें। तो वो अगर नहीं होगा, वो नई सेशन साल भर में 3 बार चलता है मुख्य रूप से, 6 महीने के अंतराल में चलता है। न्यूनतम समय है जो 6 महीने का, अर्थात साल में 2 तो अनिवार्य रूप से अधिवेशन बुलाए जाने ही चाहिए, 3 तो बुलाए जाते हैं। तो अध्यादेश कब आता है? जब सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की अपने को इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये समझाना चाहता था मैं आपको। तो पहली बार ये प्रावधान कब किया गया? ठीक है, तो ये प्रावधान आपका 1861 के अंदर किया गया था अध्यादेश का। 3 सूचियां थी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, सदस्यों की संख्या, ऐसे थोड़ा याद रखेगा कैंडिडेट, नहीं आता है, आईएएस में भी नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप कहेंगे कि भी यदि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने यहाँ क्यों डाला? हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे में समझ विकसित हो कि देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और आपको कौन सी चीजें पढ़नी है। और देखो, अभ्यास, आप कहीं ना कहीं वो चीजें काम तो आएगी ही ज्ञान में, इसलिए है कि आप डीप अभ्यास करना चाहते हैं। कुछ कैंडिडेट इस लेवल से, सिंपल लेवल से अगर हाई वो बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से है यहाँ प्रश्न बनाए गए हैं। कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित या पुनर्गठित किया गया था? किस प्रावधान को? इनमें से जो ये प्रावधान थे, इन प्रावधानों में से कौन सा पुनर्गठित किया गया था? पुनर्गठन यानी दोबारा बनाया गया था, पहले बना हुआ होगा और उसको वापस किया गया था। तो संघीय न्यायालय और संघीय लोक सेवा आयोग दोनों को पुनर्गठित किया गया। आपको ध्यान हो तो एक एपेक्स कोर्ट कलकत्ता के अंदर सबसे पहले बना था, 1773 के अंदर एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके माध्यम से उसको वापस 1935 के अंदर है जो संघीय न्यायालय का रूप दिया गया। और प्यारे विद्यार्थियों, जनरली संघीय शब्द पहली बार 1935 के अंदर ही आया। संघीय शब्द अपने आप में, संघ का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपने कल डिटेल में पढ़ा था राज्यों का, भारत एक राज्यों का संघ है। हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद है वो यही कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, पहले अनुच्छेद में यही है। और पहले अनुच्छेद में दूसरी बात है कि भारत का नाम क्या है? इंडिया और भारत, 2 शब्द दोनों, तो ध्यान रखनी ये चीजें अपने को। तो मेरे कहने का मतलब है, संघीय का शब्द का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के राज्यों का समूह एक संघ बना है। ठीक है, भारत एक तो है लेकिन उसके अंदर भी है, उसके सेक्शन है, एक सेक्शन के द्वारा है जो वो यूनाइटेड होकर के एक भारत राष्ट्र बना है, उसका मतलब होता है संघ। और ये संघात्मक व्यवस्था संविधान स्रोत के रूप में कहां से ली गई है? कल अपन ने चर्चा की। और ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूं कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? अब
इसके संबंध में तो संघीय शब्द जब भी आए 1935 का ध्यान रखना है। हो सकता है कि ऐसे ये सीधे प्रश्न पूछ लिए जाए कि 1935 में कौन कौन से हैं। तो संघीय 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 लोक सेवा और संघीय न्यायालय। न्यायालय तो पहले भी था एपेक्स कोर्ट के रूप में, लेकिन संघीय बना, पुनर्गठित हुआ। ठीक, लोक सेवा पहले भी थी, और पहली बार लोक सेवा का प्रावधान 1919 के अधिनियम में आया था। जस्ट इससे पहले वाला जो अधिनियम था उसमें लोक सेवा का गठन कर दिया गया था, एक आयोग आया था। मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, आपको तथ्यों का अंबार आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता। कभी अपन ऑफ टाइम में होंगे, अपन डिटेल में जैसे जैसे समय मिलेगा, जो भी होगा, आपका डिमांड होगी और आपके जो भी सिलेबस में चीज़ें होंगी उनका विस्तार से अपन करेंगे। तो ये दोनों आंसर सही होंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? उत्तरदायी शासन, पहले भी शब्द मैंने नाम लिया। उत्तरदायी शासन की बात हुई 1919 में, और संघीय व्यवस्था की बात हुई 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता की बात हुई 1935 में। द्वैध शासन की बात हुई 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, तो कंपैरेटिव तुलना करनी है आपको 1919 और 1935 की। एक लिस्ट भी मैं ऐसा बना करके आपको भेजूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना कब प्रयास किया गया वो आप देख लेना, मैंने बता दिया 1919 में। उत्तरदायी शासन 1919 को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और 1909 को कहते हैं मार्ले मिंटो। मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, मॉन्टेग्यू कौन था, चेम्सफोर्ड कौन था? अधिनियम के द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? किस व्यवस्था को समाप्त किया देख लो। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और केंद्र में लगा दिया। ठीक है, 1932। इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च सदन का क्या नाम था, है ना? देखो, एक उच्च सदन और निम्न सदन ये क्या होते हैं? देखो, विधायिका का मतलब होता है शासन का वह अंग जो विधेयक बनाए। ठीक है, हमारे शासन के है जो भारत में है 3 प्रकार के रूप है। कार्यपालिका, आपको ध्यान ही है, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, कुछ बच्चे बेसिक नहीं पता है और अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं। 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये तो बनाती है कानून। ठीक है, इस जो कानून बनाया है ये सही है कि गलत है, इसको है न्यायपालिका रोकती है। ठीक है, और जो कानून बना दिया उसका पालन कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है, जो कि सरकार होती है, चाहे राज्य में हो सरकार और चाहे केंद्र में हो। ये तीनों अंग आपको राज्य स्तर पर भी मिलेंगे और केंद्र के स्तर पर भी मिलेंगे। तो देखिए, पहले भी ये व्यवस्था थी, यानी कि विधायिका। तो विधायिका में 2 सदन थे। ये 2 सदन व्यवस्था कब आई? 1919 में। ठीक है, द्वैध शासन अलग है, 2 सदन अलग है। सदन का मतलब है चैम्बर, जैसे संसद है भारत की, उसके अंदर 2 चैम्बर है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और तो देखो, लोकसभा जो है उसको कहते हैं निम्न सदन। संसद का जो लोकसभा है उसको क्या कहते हैं? निम्न सदन। सदन मतलब चैम्बर या कक्ष। ठीक है, या सभा। और जो राज्यसभा है उसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पहले अंग्रेजों के समय थे, इस संदर्भ में ये बात कही गई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये व्यवहारिक बातें हैं। संघीय उच्च सदन का नाम क्या था? तो आपको परेशान नहीं होता, मुझे भी याद नहीं है भैया, मैंने याद नहीं किया है और न इसकी आवश्यकता है। उच्च सदन का नाम क्या था ये? ठीक है, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? पहली बार किस व्यवस्था की? पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार किस व्यवस्था की? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार है ना भारत में। कौन से अधिनियम आए? 1919 अधिनियम। ठीक है, अब 1919 की बातें आपको कुछ याद आ गई होगी।
आपको कंटेस्ट हो गई होगी, है ना। मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। द्वैध शासन, दो सदन, ठीक है, उत्तरदायी शासन, और ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये है। फिर 1935 में संघीय न्यायालय, संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, और ये आपका प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को अंदर अपने आप को फ्री कर दिया 1935 में, ठीक है। तो ये बातें आपकी 1935 की है। 1909 की एक ही अभी तक अपने मुख्य बात याद करिए, सांप्रदायिक चुनाव, विभाजन किया गया। 1919 में उसका विस्तार किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैंने निशान लगा दिए हैं, क्योंकि आपके समय को देखते हुए मैंने निशान लगाए हैं। प्रश्न कोई भी आ सकता है, आई डू नॉट गारंटी। कब पारित हुआ, तो इस प्रकार से आप में विवेक जगाता है ये प्रश्न कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना है जो कब पारित हुआ, कोई तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका नाम बताओ, आप ही बताएंगे इसको। मार्लिमेंटो किस अधिनियम को कहते हैं, चेम्सफोर्ड किसको कहते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किसको कहते हैं, ये सब नाम मैंने पहले लिए हैं। प्रांतीय द्वैध शासन का शासन प्रतिफल था, किसका प्रतिफल था प्रांतीय द्वैध शासन, दो शासन, किस में आया था, ये अभ्यास है, बस बार बार वही बात आ रही है। अभ्यास करेंगे कि किसका प्रतिफल था, प्रतिफल मतलब क्या, कौन से अधिनियम में आया था, ठीक है, और वो अधिनियम था 1919, प्रांतीय द्वैध शासन। अब कंफ्यूज हो सकते हैं, ये प्रांतीय पूछा है, ये जरूर आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे हो सकता है केंद्र स्तर पर, तो वो 1935 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं इस चक्कर में आप है जो गलत करके आ जाए। द्वैध शासन बार बार आ रहा है, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन 1919, प्रांतों में स्वायत्तता 1935। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद, एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान, जो परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद आई थी, आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद में एक कानून आया 1858 का, उसके अंदर परिषद का प्रावधान किया गया था। उसके साथ में 15 आदमी गवर्नर को दे दिए थे कि भैया आपको ये जो मंत्री है परिषद में मेंबर है वो, तो उन मेंबरों में पहले तो अंग्रेजी होते थे, एक पहली बार भारतीय को शामिल किया गया था, वो कब किया गया था बताओ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल कौन है, भारत की विधायिका में कौन शामिल है, विधायिका। प्रेजेंट के अंदर संसद में कौन आते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है प्यारे विद्यार्थी, मुझे याद आ गया हमारे संविधान का परिचय के अंदर, हालांकि एक डीप वाली बात, लेकिन व्यवहारिक प्रश्न है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि संसद में क्या आता है। और एक दूसरी बात है विधानमंडल में क्या आता है, विधानमंडल किसको कहते हैं, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखना, विधानमंडल एक तरह से संसद है, संसद में दो सदन होते हैं, ठीक है। तो कई कई राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दो होते हैं, हमारे राजस्थान में विधानसभा ही है, दो चैम्बर होते हैं कई राज्यों में, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, 6 राज्य ऐसे हैं, तो वहां पे तो दोनों सदनों को मिला करके मंडल कहते हैं, विधान मंडल, ठीक है। जिस प्रकार से संसद है केंद्र में, संसद में 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद में राष्ट्रपति भी आता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संसद में निम्नलिखित में से कौन सा आता है, क्या कौन आता है, तो वो सेम प्रश्न ही है यहाँ पे कि भारत की विधायिका में क्या आता है। भारत की विधायिका में 3 आएंगे, गवर्नर जनरल आएगा, परिषद आएगी और विधानसभा आएगी आपके। सॉरी, ये आपका प्रश्न गवर्नर जनरल और राज्य परिषद, ये इस संदर्भ में है, ये 1919 की बात है, ठीक है। इस अधिनियम को मैंने ध्यान में नहीं रखा, इस आधार पर कह रहा हूँ कि 1919 के अंदर जो है राज्य की भारत की जो विधायिका थी वो कौन थी, उसके अंदर गवर्नर जनरल
और राज्य परिषद, ये दो शब्द आपको याद रखना है। हालांकि इतना डीप नहीं आएगा, फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है बस। ये बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत इजी आएंगे, ये ऐसी भाषा या ऐसे फैक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अधिनियम 1813 आया था, मैंने जो सन है आपको सन दिए थे ना जिसमें संवैधानिक सुधार आए थे, तो वो उसमें अंदर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसा इतना नहीं आएगा आपके। केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार दो सदन कब बनाए, अभी पहले अपन ने चर्चा करी है। ये भी कोई खास प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। और कितने विषय थे, कोई मतलब नहीं है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से आया, यह अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। आप इसका अवलोकन कीजिए, अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है इसके बारे में थोड़ा आप विचार करें कि ये राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची क्या है, और कितनी सूची, संख्या कितनी है वर्तमान में, मूल रूप से संविधान में कितनी सूचियां हैं, कौन सी शेड्यूल में आती है, कौन से अनुसूची में आती है, 8वीं में आती है, 7वीं में आती है, 8वीं में क्या है, 5वीं 6वीं अनुसूची में, 12 अनुसूचियां आपको बताई ना, वापस याद करवा दूंगा। तो विचार करें कि अवशिष्ट शक्तियां क्या है, अवलोकन करें आप खुद। हाँ जी, तो अपन चर्चा कर रहे थे कि अवशिष्ट शक्तियां, तो 7वीं अनुसूची के अंदर अपना 3 प्रकार की अनुसूची, विशेष सूचियां हैं, संघीय और राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियां अभी भी केंद्र के अंदर अधीन आती है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां वे होती है जो ना केंद्र के पास में उसकी परिभाषित सूची है, ना राज्यों की। कोई नया विषय आ गया, मान लीजिए अभी आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर कोई कानून बनाना है, अभी तक ये सूची कहीं भी डाली हुई नहीं है, ये विषय है जो किसी में भी नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये इस आधार पर अगर कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो केंद्र बनाएगा, और वो किस रूप में बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में, है ना। तो वो पहले इंग्लैंड में भी थी, अपने ब्रिटिश रूल के टाइम भी हमारे यहाँ पे थी। तो कब से, कहाँ से, किस देश से ये प्रावधान लिया गया है, अपन ने कल स्रोत पढ़े थे ना, उसमें ये बात कही गई है, अब ये अपन उसका अभ्यास कर रहे हैं सिर्फ। तो सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, कनाडा से ली गई है। कहाँ से, कनाडा से। कनाडा से एक और चीज ली गई है, संघात्मक व्यवस्था। कौन सी, संघात्मक। भारत एक राज्यों का संघ है, इसको अर्ध संघात्मक भी कहते हैं भारत को। ये संविधान की एक विशेषता भी है कि भारत कैसा है, एक अर्ध संघ भी है, राज्यों का एक संघ है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था कैसी है, हमारी भारत की प्रकृति क्या है, हमारी भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति है, यह एक सशक्त केंद्र के साथ में राज्यों का संघ, ठीक है। इस प्रकार से कई नाम है, विद्वानों ने कई अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे केसी वियर करके एक विद्वान थे, उनका मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था भारत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का एक अच्छा संतुलन है, इस प्रकार से यह एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक का सार रूप में अर्थ यही है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यों को भी केंद्र के साथ में पर्याप्त महत्व दिया गया है, वो अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं, उनका अपना अस्तित्व है, यद्यपि वो भारत से अलग नहीं है, वो राज्य केंद्र की बात वो भी मानेंगे जिन विषयों में उनको मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कानून की बातें हैं बनाना है, वो राज्य बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन कंटिन्यू आ रहा है। 1919 के अंदर प्रांतों में, 1935 में
1919 में प्रांतों में द्वैत शासन और 1935 के अंदर केंद्र में द्वैत शासन। याद रखना, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। 1935 के शासन अधिनियम में कौन सी विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय संघ, है ना, संघात्मक व्यवस्था 1935 में एक स्रोत के रूप में, और प्रांतों में स्वायत्ता दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन नहीं था, 1919 में था। केंद्र में द्वैत शासन था, तो इसका उत्तर विशेषता नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी विशेषता है जल्दबाजी में। पीछे वाले शब्दों को आप बॉक्स बना देना, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न है। मिलान करने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आपको कि मॉन्टफोर्ड का मतलब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी? अभी अपन ने चर्चा करी थी 1919 में। मार्ले मिंटो कब आया? 1909 में, मार्ले मिंटो। और मॉन्टफोर्ड मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे। संविधान निर्माण से सबसे पहली बात में घटना में थी कि शुरुआत कैसे हुई, संविधान का विकास कैसे हुआ, तो कहा गया था कि पहली बार है जो भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट के अंदर एक संविधान सभा बनाने की बात कही थी, और वो बात कही थी 1928 के अंदर। तो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। जेवीपी समिति, जब भारत आज़ाद हो गया और राज्यों का गठन हो रहा था, तो कहा गया कि वे राज्यों का गठन किस आधार पर हो, भाषा के आधार पर करें कि धर्म आधार पर करें, कैसे करें, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर करें। तो एक रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसको जेवीपी समिति कहते हैं। ठीक है, तो वो आई थी, आपको पता है आज़ादी के जस्ट बाद में थी, राज्यों के गठन के मामले में, एकीकरण के दौरान। तो ये 1948 में। मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम सिर्फ एक अभ्यास के लिए दिए, हालांकि इनको आपके अभ्यास के लिए इनको ये तो सीधे सीधे उत्तर दे दिए। अगर 1919 को यहाँ लाए होते, एक बात है, 1940 में, तो आपके समय को देखते हुए आपके सामने लिखा है ताकि सीधा सीधा आप उसका उत्तर ढूंढ सको। मार्लियामेंटो सुधार कब आया, आपको ध्यान है? तो इस प्रकार से असत्य कथन बताना। देखो, सत्य असत्य भी आपको कंफ्यूज करता है। कई बार आप असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं। आप और हम सभी पढ़ते हैं, मानवीय एक भूल है, हो जाती है। लेकिन अगर सफल होना है तो ये भूलें हैं तो वहाँ स्वीकार्य नहीं है। ईश्वर के घर पे आपको उसके लिए सुधार करने की हमेशा अपेक्षा है। एक भारतीय शासन अधिनियम की विशेषता नहीं थी 1919 की, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार 1919 में आया था। और विधान निर्माण की शक्ति, दो सदन थे। केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन आया था 1935 में, अभी अपन बात करी थी। 1919 में तो आया था राज्यों में, और केंद्र में आया था द्वैत शासन 1935 में। तो इस आधार पे हमारा द आंसर होगा। किस अवधि में तैयार किया गया था भारत संविधान का प्रारूप? किस अवधि में, है ना? जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे या भारतीय संविधान की जो कुछ अवधियां, तिथियां याद करी थी, तो आपको ध्यान हो तो प्रारूप समिति कब आई थी? अब जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था वो अभी आप अब बता रहा हूँ आपको। 28 अगस्त 1947 को हमने प्रारूप समिति का गठन किया था, और तब से शुरुआत हुई। ठीक है, और अंतिम रूप से पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये पूरी अवधि, पीरियड, अवधि से मतलब है यहाँ पे पीरियड। बस, ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ से मैं एक आपको प्रश्न देता हूँ, आप उत्तर देने का प्रयास करना कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा सबसे पहले किस वर्ष में शुरू हुई? ये दो प्रश्न आपको।
अच्छा, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कथन और कारण का। ठीक है, कथन दे दिया और आगे तर्क या कारण जो भी शब्द लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि हमने जो ये बात कही है, क्या दूसरा वाला तर्क वाला जो वाक्य है वो उसकी पुष्टि करता है कि नहीं करता है। या तो एक बात सही होगी, यदि पुष्टि करता है तो दोनों सही है की पुष्टि करते हैं, ऐसा लिखा होगा, है ना। तो भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है क्या? हाँ साहब, चुनती है, क्योंकि हम लोकतंत्र। और आगे भारत में प्रजातंत्र है, यही वाक्य लिखा हुआ है। प्रजातंत्र है इसलिए चुना जाता है जनता के द्वारा हमारे प्रतिनिधि को, बस। इस प्रकार से दोनों सही है और इसकी व्याख्या करता है। व्याख्या नहीं है ऐसा नहीं है, व्याख्या भी करता है, दोनों वाक्य सही भी है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक मिलान करने वाला है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? स्रोत के रूप में, है ना, स्रोतों के संदर्भ में। आप संदर्भ संदर्भ से कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको स्रोत शब्द याद रखना है कि युग्म मतलब ये जोड़ी। ठीक है, कि सुमिलित नहीं, कौन सी नहीं है, नहीं। अब ऐसा ऐसा नहीं है हड़बड़ा जल्दबाजी, हाँ कानून निर्माण की प्रक्रिया तो ब्रिटेन से ली गई, सीधा पहले ही अगर मान लो तो आपको ये कौन सी नहीं है, जोड़ी सही नहीं है। इस प्रकार से वाक्य को समझना, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ इंग्लिश में शब्द है, विधि का शासन। ठीक है, तो ये तो क्या ब्रिटेन से ली गई है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? लिए गए, यदि नहीं है तो ये सही हो सकता है, अगर लिए गए हैं तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है क्या? अर्ध संघात्मक सरकार कहाँ से ली गई है? स्विट्जरलैंड से। तो अर्ध संघात्मक सरकार वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है संविधान के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जोड़ दिया है फैक्ट को, स्विट्जरलैंड को देश ही नहीं आया स्रोत के रूप में। ठीक है, तो कई प्रकार ऐसे बहुत ही सिंपल प्रश्न आता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कई बार क्या लंबे लंबे वाक्य लिखे होते हैं लेकिन भाषा और उसमें बात है बहुत ही सरल होती है, छोटे छोटे शब्द होते हैं अगर अभ्यास सदन में, वो कई बार कठिन होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी भाषा, अगर पेपर, कई बार विद्यार्थी मैंने ऐसे हमारे साथी देखे हैं कि पेपर में क्या होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं लंबे लंबे होते हैं और लैंग्वेज उनकी हार्ड होती है। तो पेपर तो कुछ प्रश्न आगे पहले पेज पे है जो हार्ड वाले दे दिए जाते हैं, लंबे वाक्यों वाले प्रिंट हो गए, और उसके पीछे जो इजी इजी प्रश्न, पहले वाले पन्ने देखते ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार ये पेपर तो बहुत हार्ड आया और मेरे से नहीं होगा, अनावश्यक रूप से। और बाद में आप देखोगे तो इजी इजी प्रश्न मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हर पेपर जो बनाया जाता है वो एक साइकोलॉजी बेस्ड बनाया जाता है, अर्थात एक उसका पैटर्न होता है, एक उसका आर्ग्यू होता है कि उसके अंदर कितने प्रतिशत आप अधीनस्थ बोर्ड की बातों को सुना करें। ठीक है, पेपर में है या हमारे बोर्ड अध्यक्ष साहब हैं वो भी बताते रहते हैं कि किस प्रकार का पेपर का पैटर्न क्या होता है। आप कई बार कहते हैं कि पेपर बड़ा हार्ड आया, ऐसा नहीं है। पेपर का एक स्तर जो बनाया जाता है वो पूरा एक बैलेंस बनाया जाता है, उसमें इजी प्रश्न भी होंगे, हार्ड भी होंगे और अति हार्ड भी होंगे, ये सब चीजें होती है। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा आपका अर्ध संघात्मक, स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनाया जाता है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। कर्तव्य कहाँ से लिए हैं बताओ? मूल अधिकार कहाँ से लिए? ये सब आप बताएं, आपके लिए दो प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। जिस प्रकार से नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए बताएं, मूल अधिकार कहाँ से लिए ये बताएं, क्योंकि ये तीन चीजें तो बराबर चल रही है, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य और मूल अधिकार। वायसराय पद का नाम जो है ना, वायसराय, पहले जो आदमी, जो अधिकारी गवर्नर जनरल के रूप में था उसका नाम बदल दिया गया। कब बदला था मैंने पहले बताया है, और वो बदला है आपका जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में एक्ट आया था। एक्ट मतलब अधिनियम 1818 में, जिसमें भारत परिषद अधिनियम, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद में। और जो अधिनियम 1858 आया उसके माध्यम से
जो भारत परिषद बनाई गई, ठीक है, वो एज ए संसद के रूप में काम करेगी। यहाँ पे भी भारत परिषद 15 मेंबर होते थे शुरुआत के अंदर, और उसका मालिक बना दिया वायसराय, ठीक है। तो ये पहली बार 1858 में। संविधान सभा के सदस्यों को प्रारूप तैयार करने वाली, ठीक है, आप अपन यहाँ से सीधे ही संविधान सभा के सदस्यों को समझ आएंगे। प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका चुनाव कैसे होता था, कहाँ से हुआ था, तो वो बताया था पहले आपको कि स्थानीय स्तर पर है जो प्रतिनिधि प्रांतीय प्रतिनिधियों को चुनती थी, अर्थात जिस प्रकार से अभी हम जो विधानसभा एमएलए भेजते हैं, और एमएलए लोग आगे फिर है जो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव करेंगे। तो इसमें क्या शब्द हो सकता है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना जाता था। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था, जो हस्तांतरित और मैंने कहा था ना हस्तांतरित और आरक्षित विषय, तो उसके अंदर कौन सा था। एक प्यारे विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, जो अनुसूची हमने पढ़ी थी, अनुसूची 7 के अंदर संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये दी गई थी। इसके अंदर कौन सा विषय राज्य के पास में रहेगा, कानून बनाएगा, कौन से विषय पर कानून केंद्र बनाएगा, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, तो वो लिस्ट दी गई है। तो लिस्ट में से ऐसे व्यवहारिक प्रश्न पूछ जरूर सकते हैं कि भाई शिक्षा का विषय है वो राज्य सूची का विषय है या केंद्र का विषय है, संघीय विषय है। तो आपको ध्यान रखना है, एक विवेक का यूज करना है, उसको रटना नहीं है कि जैसे स्वास्थ्य की बात हो है जो हमें पता है हॉस्पिटल वगैरह केंद्र चलाती है क्या, तो आपको एक व्यवहारिक रूप से समझना है। शिक्षा हमारी यहाँ पे राज्य सरकार चलाती है। पुलिस को कौन चलाता है, वो अगर अपन रक्षा शब्द आ गया, रक्षा, तो रक्षा क्या राज्य के लोग बीएसएफ के या आर्मी के कैंडिडेट्स को लेते हैं क्या, तो इस प्रकार से आपको व्यवहारिक रूप से समझना है। राजस्व के शब्द है, कंफ्यूज हो जाते हैं शब्दों को, बच्चों को ध्यान नहीं है। भूमि से संबंधित जो भी मामले होते हैं राजस्व में आते हैं, तो भूमि के मामले पटवारी वगैरह काम कौन किसके अंडर में करते हैं, आपको ध्यान है। ठीक, इस प्रकार से ये है जो, हालांकि ये विषय तो है अधिनियम हमारे संवैधानिक विकास का है, मतलब जो पहले एक्ट आए थे आजादी से पहले उनका है। तो उसके अंदर जो मैंने कहा था ना द्वैध शासन कब आया था, 1919 में आया था ना, उसके अंदर सुरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, ठीक है, हस्तांतरित। तो उसके अंदर सुरक्षित विषय कौन सा था, वो आपका राजस्व को रख दिया। जमीनों के मामले गवर्नमेंट ने अपने गवर्नर जनरल ने है अपने पास में रख दिए, ठीक है, बाकी वाले दिए कि तुम सुविधा देते रहो। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया, देखिए आ गया प्रश्न, अभी मैंने पहले पूछा था। अब तो संविधान दिवस तो मनाया जाता है 26 नवंबर को, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, अर्थात 26 जनवरी से 2 महीने पहले, ठीक है। और ये इस ऐतिहासिक दिवस को मनाना शुरू कब किया, जब 2014 में मोदी जी आए, और उसके जस्ट अगले साल है जो सरकार ने मनाना 2015 में शुरू किया। मूल संरचना का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत अलग अलग भारत के संविधान में। मूल संरचना का सिद्धांत वो कब आया, क्या प्रस्ताव, एक हमने कल एक बात कही थी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कैसे साहब हो सकता है, क्या पूरी संविधान प्रस्तावना है उसको बदल सकता है संसद, तो प्रयास किए गए सरकारों के द्वारा। तो जब मामला है कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि भैया आप संसद में संशोधन, इस प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक सिद्धांत लागू होता है मूल ढांचे का। उदाहरण के लिए हमारा ये घर है, हमारे घर का कोई मेंबर है, ये कहे कि मैं तो पूरे घर को ये वापस बनाऊंगा, मुखिया क्या कहेगा घर का कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। भाई आपको सुधार करना है उसमें कर सकते हैं, लेकिन पूरा मैं घर का ढांचा थोड़ा ही गिराने दूंगा, क्योंकि मेरे घर का मूल ढांचा है, संरचना है ये, है ना। तो ये कोर्ट ने ये अवधारणा दी, ये सिद्धांत दिया, ठीक है।
तो ये स्रोत यानी ये सिद्धांत कहाँ से आया? क्या ये संविधान में पहले से था? नहीं। न्यायिक व्यवस्था से आया, संसद के कानून से आया, ये आया न्यायिक निर्णय के द्वारा, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा। और वो कब आया? 1973 में, ठीक है, 73 के अंदर केशवानंद भारतीवाद के अंदर आया। केशवानंद भारती के संबंध में निर्णय देते हुए हमारे इसमें ये जो 10 मेंबर्स की एक बेंच थी, उसने एक तरफा निर्णय दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। मूल ढांचे के जो शब्द हैं संविधान के अंदर, कुछ कुछ मूल ढांचे की बातें हैं, उनको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है जो प्रस्तावना का, पंथ निरपेक्ष शब्द है, वो मूल ढांचे का सिद्धांत का शब्द है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, रिट वाला, चेंज नहीं कर सकते हो। और भी चीजें हैं, है ना। भारतीय संविधान को संविधान सभा का अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना के अंत में 3 शब्द मैंने अपन ने बात करी थी कि हम इस तिथि को मार्क्सिस्ट शुक्ला क्या थी बताना। इसके 3 शब्द लास्ट में बताए थे कि हम भारत के लोग हैं, इसको आत्म अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। सबसे पहले अंगीकृत, स्वीकार, फिर एक्ट का रूप देते हैं, अधिनियमित करते हैं, फिर लास्ट के अंदर अर्पित करते हैं, आत्मार्पित, ठीक है। तो ये शब्द कब आए? तो आपको पता ही है, संविधान पारित हुआ उस दिन, प्रस्तावना पारित हुई। और जिस देश में हम संविधान दिवस मनाते हैं, अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा से संबंध में आपको 3 तिथियां बताई गई थी कि पहली बैठक कब हुई, स्थायी अध्यक्ष कब बने, और अपना संविधान पारित कब हुआ, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान हो तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946, ठीक है, पहली बैठक हुई थी और इसी दिन स्थापना हुई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अगले 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। किसको बनाए गए? जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ध्यान रखना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझदार हैं। फिर अगले ही 2 दिन बाद में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 13 दिसंबर को। यह सब कौन से साल की बात है? 1946 की। तो 13 दिसंबर को है नेहरू जी ने कहा भाई संविधान सभा भी बना दी, लेकिन हम क्या करें, अब प्रस्ताव पेश करेंगे। उसमें संविधान सभा के अंदर प्रस्ताव लेके जाते हैं कि हम संविधान बना रहे हैं, लेकिन क्यों बना रहे हैं, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर को। और इस प्रस्ताव को जो 13 दिसंबर को लाया गया, उसको पास किया गया 40 दिन बाद में, यानी अगले साल की ये 22 जनवरी को। 13 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में उद्देश्य प्रस्ताव पर मंथन हुआ, वाद विवाद हुआ। यदि इस बात को आपको कभी समझना है तो राजनीति नाम की हमारी फिल्म है, यूट्यूब पे आपको मिलेगी, जब फ्री टाइम हो उस समय जरूर देखना, पूरी राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। तो 9 दिसंबर को ये तिथियां आपको, ये तो आया उद्देश्य प्रस्ताव, ये पहली बैठक का हो या संविधान सभा की स्थापना का हो, अस्थायी अध्यक्ष का हो, ये सब इस 9 दिसंबर को हुए, स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को, ये बात है। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाले अध्यक्ष कौन थे? संविधान कई बार कंफ्यूज होता है, जल्दबाजी में अपन कर देते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष है ना, उसके बहाने। तो संविधान निर्मात्री सभा है ना, संविधान बनाने वाली सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, अभी अपन बात करी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए? अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई। कौन से शासन की? संघीय शासन की। संघ की बात आए 1935, ठीक है, संघ शब्द आपको 1935 मिलेगा। उत्तरदायी शासन किसमें मिलेगा? 1919 में।
सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1909 में। तीन अधिनियम आपके कंटिन्यू है, 1909, 1935, सॉरी 1909, 1919, 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, यानी सार रूप में एक शब्द कहें कि 1909 क्या था, और बातें खूब सारी थी, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन की मुख्य बात थी 1909 में। 1919 में उत्तरदायी शासन की बात थी, और वो भाग था द्वैत शासन का, ठीक है। फिर 1935 में क्या था, संघीय व्यवस्था, यानी राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा, एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित होगी। 1935 में ये पहली बार बात कहा गया संघीय। न्यायालय भी संघीय नाम दे दिया, संघीय शब्द जोड़ दिया। लोकसेवा आयोग पहले 1919 में बना था, लेकिन संघीय बना दिया गया शब्द 1935 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब स्रोत है ना, राष्ट्रपति अभी अध्यादेश लाते हैं जब सत्र नहीं चलता है, क्योंकि किसी आपातकालीन इमरजेंसी में कानून अध्यादेश की जरूरत पड़ जाती है। खुद राज्यपाल भी ला सकते हैं अध्यादेश, है ना। तो कई बार पारित नहीं होता है कोई कानून, तो वो कानून के बराबर ये इमरजेंसी के अंदर लाया गया प्रावधान है अध्यादेश। तो ये स्रोत कहां से, शक्ति कहां से आई है राष्ट्रपति की शक्ति, किस अधिनियम से आई है? अधिनियम 1935 से, ठीक है। अध्यादेश की वैसे शुरुआत तो 1861 में हो गई थी, लेकिन जो हमारे संविधान के अंदर, ये यहाँ पे प्रश्न का तात्पर्य है कि हमारे संविधान के अंदर जो लिया गया ना राष्ट्रपति का जो अध्यादेश का शक्ति पावर, ये पावर कहां से आया है स्रोत के रूप में? 1935 से। जैसे कनाडा से स्रोत के रूप में कुछ प्रावधान है, उसी प्रकार से 2/3 चीजें जो है 1935 से। और कौन कौन सी मुख्य बातें आपको 1935 की बातें भी हमारे संविधान में आज है, उनको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है। द्वैत शासन, द्वैत शासन, अरे सर ने कहा था कि द्वैत शासन तो 1919 है, ऐसा नहीं है। प्रांतों के अंदर द्वैत शासन 1919 और केंद्र में 1935। ये मिलान वाले प्रश्न है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप नहीं जाना है अपने को। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, यदि समय है तो। ऐसा नहीं है कि यार हमारे को भरोसे रख दिया कि उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपने। विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखो, दो सदन व्यवस्थापिका, दो सदन थे, डायरेक्ट इलेक्शन हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1990, डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार भारत में 1919 में, ठीक है। 1919 में क्या क्या है, एक बार पुनः रिवीजन करें अपन। द्वैत शासन, द्विसदन, ठीक है, और अपना ये डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये कुछ प्रावधान थे। तो विशेषता कौन सी नहीं थी, ये ध्यान रखना, दोबारा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो केंद्र में द्वैत शासन था ये। दो सदनी कब बनाई गई, सब अभ्यास करने हैं अपने को, ठीक है। इसमें कोई व्याख्या वाली बात अपन ने कर ली है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देखो, भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, कि हमारे के अंदर सांप्रदायिकता मतलब जो धर्म के आधार पे जो भावना फैलाई जाती है वो सांप्रदायिकता है, ठीक है। तो ये किसने फैलाई थी, किस अधिनियम में ये सांप्रदायिकता की बात शुरू हुई थी? 1909 में। और 1909 वाले अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। तो मिंटो उसमें से जो बेईमान था, मार्ले और मिंटो वायसराय था, उसकी ये सोच थी, इसलिए वो जनक है। ऐसी धारणा का जन्म किसने दिया, उसका पापा कौन है इस सांप्रदायिकता के? मिंटो। भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहले है कि भाई
हमने ये पढ़ा है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, वो पहले आईसीएस थे, मतलब पहले सिविल सेवक थे, है ना। भारतीय जो आईएएस परीक्षा थी, आईसीएस कहते थे पहले, तो उसके पहले, तो ये पहले शुरुआत कब हुई? सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1853 के अधिनियम में, अर्थात मतलब 1857 में जो क्रांति हुई ना, उससे पहले एक एक्ट आया था 1853 में, ठीक है, डलहौजी के टाइम में, तो चार्टर एक्ट 1853। तो उसके अंदर कह दिया कि पहले आईएएस वगैरह, आईसीएस वगैरह सिर्फ अंग्रेज अधिकारी होते थे। 1853 में कहा कि भैया, क्योंकि उससे पहले मांग तो हो ही रही थी, हमारे जो समाज सुधारक थे, राजनीति के थे, तो उन्होंने मांग रखी कि भैया हमें भी है जो इस आईसीएस परीक्षा में भाग लेने दो। तो फिर है 53 के अंदर प्रावधान किया गया कि भारतीय भी है आईसीएस परीक्षा दे सकते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इतिहास का प्रश्न है, आना तो नहीं है। पहली बार लिखित संविधान कब आया, है ना? पहली बार लिखित संविधान, पहली बार में अपन पहले अभी मैंने तिथियां बताई थी आपको, 1773, फिर 1784, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, 1858, ठीक है, तो फिर 1861। तो इस प्रकार से जो भी संवैधानिक सुधार के एक्ट आए, उसमें से पहला लिखित प्रारूप ये था, रेगुलेटिंग वाला, ठीक है। इसके समय थे रेगुलेटिंग एक्ट थे, वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल और बंगाल, ठीक है। उन्नीस सौ 35 में कौन सा असत्य कथन है? ये ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं आएगा। इस प्रकार से जिन्ना ने क्या कहा, एटली ने क्या, इस प्रकार से कहते ही रहोगे आप, स्टेटमेंट जहाँ पे भी आया और उसको छाप दिया है, तो ऐसे नहीं है। ये असाधारण प्रश्नों में आते हैं, इनके पीछे हमें नहीं भागना है, हमें सिर्फ आपको, मैंने बार बार अपील कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए बस। ऐसे असाधारण प्रश्नों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ भी जाता है, आता है, ऐसी बात नहीं है। आपके 100 प्रश्न आएंगे, उसमें से 10 प्रश्न असाधारण प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 1% बच्चा कर पाता है, कोई बाई चांस तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि हर बार नहीं है कोई कोटेशन दे देंगे। इस बार जिन्होंने ये कहा, कहीं और जिन्होंने और कहा है, वो पहली बार प्रश्न आएगा कि यार ये प्रश्न कहाँ से आया, कोई कोचिंग से, किताबों से नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है, उससे उससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है दोस्तों। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपका, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कब मिला? तो ये 1919 में मिला, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है प्रश्न। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, कि सत्य नहीं है ना? कौन सा सत्य है, हम अधूरा पढ़ लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव आए, ये भी आए, है ना। तो कैबिनेट मिशन के अंदर आपके संविधान सभा गठन की बात हुई थी क्या? बताएं आप। यदि नहीं हुई है तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगर हुई है तो आंसर नहीं, आगे होगा। साइमन कमीशन कब आया? वो क्या लेके आया था, मतलब उसके अंदर साइमन कमीशन के अंदर बात क्या थी? भारत विभाजन की साइमन कमीशन में थी क्या बात? भारत सरकार अधिनियम में क्या बात हुई थी? स्वशासन की बात हुई थी क्या? और पार्लियामेंटों ने क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रावधान किया था क्या? तो इस प्रकार से आपके ये आंसर होगा कि भारत शासन अधिनियम के, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की तो ऐसी कोई बात अपन ने नहीं सुनी है, ठीक है। पार्लियामेंटो भी अभी पढ़ा है, अभ्यास किए हैं, ठीक है। और सॉरी, ये आपका आंसर ये होगा, साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात नहीं हुई थी, माउंट बेटन में हुई थी। माउंट बेटन, ये विभिन्न प्रकार की कमेटियां आई थी, लोग आए थे, कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, इसी के तहत तो हमारे संविधान सभा गठन के प्रावधान हुए थे 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, वो प्रश्न जनरली आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और एक और कौन से रहेंगे, अभी आ जाएगा, मुझे रिकॉल हो जाएगा। तो 3 आदमी थे 1946 के अंदर। इसी के तहत संविधान सभा गठन की प्रावधान किए गए थे। फिर माउंट बेटन आया था, बेटन मतलब बांटना, तो भारत विभाजन, ठीक है, याद रखना। माउंट बेटन में आया था, एक टीम आई थी, तो एक विद्वान था माउंट बेटन, विद्वान क्या यहाँ का गवर्नर जनरल भी था रहा। तो वो, तो साइमन कमीशन बाद में आया था। तो ये उत्तर होगा आपका, होगा, ठीक है। और इसमें सुशासन की बात जरूर थी। और मार्ले मिंटो में ये जो सांप्रदायिक बात हुई थी, मिंटो बेईमान था, मैन जो सांप्रदायिकता का जनक तो यही था, कड़े का जड़ तो यही थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांतों में स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, प्रांतों में 2 सदन, ये तो 1919 की। प्रांतों में स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस, वो आया 1935 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, पहला लिखित संविधान, मतलब अंग्रेज सुधारों के समय, तो ये था 1773। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का। थैंक यू, वी विल मीट, आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड फुल उत्साह के साथ में रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन पे विशेष फोकस दीजिएगा। कहाँ से प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के अभी ट्रेंड चल रहा है वो आप देखिएगा, और नए नए चैनलों पे वर्तमान में अभी इस समय थोड़ा आप कम जाइएगा, अच्छे प्रयास कीजिए, ईश्वर आपका साथ देगा, अवश्य देगा, यदि आप समर्पित भाव से कर रहे हैं। हो सकता है उसमें देर हो, ईश्वर के घर पे अंधेर नहीं है, ठीक है भाइयों बहनों। थैंक यू। किसी प्रकार की त्रुटि है तो मैं उसमें सुधार के हमेशा सतत रूप से प्रयास करूंगा। कीप कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड विद डिवोशन, एंड जो भी आपकी दिव्य शक्ति है उसे सुबह शाम स्मरण जरूर करें, उसे नहीं भूलें, और हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, अच्छे फ्रेंड्स के साथ में, चाहे फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है ना। तो आपके ताना देने वाले लोगों से आप दूर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू, आपकी आत्मा जो है वो सत्य है, आप दिल से सच्चे हैं, तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कीप कंटिन्यू, और अच्छे लोगों से बात कीजिएगा। वो अच्छे मित्र आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने फ़ोन पे आप अपने अच्छे लोगों से संपर्क रख सकते हैं, ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी आपको याद रहेगा। फुल पर्याप्त रूप से नींद लीजिए। कई बच्चे हैं जो चाय पीते जा रहे हैं, 24 आवर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रास में नहीं होगा बच्चों, याद नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, मैंने ये सब चीज़ें प्रयोग करके देखे हैं। इसलिए आप पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त आहार लें, अच्छा भोजन करें। किसी प्रकार से कहीं भी मान लीजिए आप डिप्रेशन में आ गए हैं वहाँ घर की परिस्थिति वगैरह से, तो उस दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, अपने मित्र से बात कर लीजिएगा, आप घूम के आ सकते हैं, ठीक है। और डू हार्ड वर्क एंड विद डिवोशन, और हमेशा आशान्वित रहें, क्योंकि इस संसार के अंदर यदि आप सच्चे हैं तो मार्ग अपने आप तय हो जाएंगे, चाहे कितना भी कंपटीशन हो। ईश्वर ने, हमारी एक मारवाड़ी में भाषा है, में एक कथन है कि पक्षी होता है ना, पक्षी, उसको यदि चोंच दी है ना तो उसको चुगा भी मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, और बात यह है कि आपको है जो है उस त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए समर्पित होना चाहिए पड़ेगा। थैंक यू।